हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप। टीएनसी एग्जाम प्रेप में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके समक्ष अभिषेक तिवारी कुछ एनडीए के 2023 के क्वेश्चन लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। और ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है 14 से 15 क्वेश्चन, 13 से 15 बोल सकते हो, या मतलब लगभग 15 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज चल रहा है कि 15 क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो 15 क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझ सकते हो कितना स्कोरिंग हो गया है ना, अगर जनरल स्टडी के लिहाज से बात करें तो 2023 का एनडीए का जियोग्राफी का क्वेश्चन हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, आप लोग को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन मिलेंगे। ओके, मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ। और ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। आग्नेय चट्टान नहीं है। ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रेनाइट, स्लेट, बेसाल्ट और गैब्रो। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग के पास है और यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं। अब आग्नेय चट्टान क्या होती है, सबसे मुख्य चीज समझना में ये है कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, इग्नियस रॉक क्या होती है। इग्नियस रॉक वो रॉक होती है जो कि पृथ्वी के अंदर से जब लावा निकलता है बाहर। ठीक है, जब आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के अंदर से जब प्रेशर और टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं, मोल्टेन रॉक्स होते हैं, वो मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं। और जब वो पिघल जाते हैं तो प्रेशर टेम्परेचर के कारण वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं। और जब वो मोल्टेन रॉक ऊपर आ जाते हैं पिघले हुए रूप में मोल्टेन रॉक में, तो उसे हम लोग, अगर वो पृथ्वी के अंदर ही रह जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। अगर वो अंदर ही रह गए तो मैग्मा। ठीक है, लेकिन अगर यही बाहर आ गए तो क्या बोलते हैं हम लोग, लावा। क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ओके, तो इसी को जब ये बाहर आ गए तो लावा बोलते हैं। और इसी लावा को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी लावा से जो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब बरसात होती है, बारिश होती है, जब यही लावा जब ठंडा हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आग्नेय चट्टान क्या होती है। बात समझ में आ गई। तो ये होता है आग्नेय चट्टान। देखो, तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, तो ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है और गैब्रो भी आग्नेय चट्टान है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो स्लेट आग्नेय चट्टान नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन है, स्लेट। स्लेट कैसा चट्टान है, तो ये है मेटामॉर्फिक। कैसा है, मेटामॉर्फिक चट्टान है ये। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और 1 मिनट लेकर बताना चाहता हूं कि इग्नियस के बाद 2 चट्टानें और हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। कौन कौन से, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री क्या होता है, प्लीज ध्यान सुनो, सब कुछ समझ में आएगा। सेडिमेंट्री क्या होता है, जैसे मैंने बताया क्या, इग्नियस समझ में आ गया। ठीक है, इग्नियस के बाद क्या होता है, जैसे वो ठंडा होता है तो कुछ समय बाद बरसात होती है, बारिश होती है। टेम्परेचर किसका, सन के तापमान के कारण क्या होता है, वहां से सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन कहीं और चला जाता है वो, तो उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं उसे, जब सेडिमेंटेशन होता है उसका, ठीक है, उस रॉक्स का, उसे बोलते हैं सेडिमेंट्री। और कुछ समय बाद वो फिर से एक परत के ऊपर ये परत बनने लगती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, एक परत के ऊपर दूसरी परत, सेडिमेंट होकर के। ऐसे मान लो पहाड़ों पे ये कहीं है, ये आ रहा है नीचे। ठीक है, तो एक परत, उसके बाद दूसरी परत, तीसरी परत, तो ये क्या होता है, मेटामॉर्फिक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हमें मिल गया, क्या है, स्लेट। स्लेट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, दिस इज व्हाट, दिस इज इग्नियस रॉक। समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, कह रहा है कि हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द नियरेस्ट द फोकस। हाइपोसेंटर को हम लोग अवकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवकेंद्र। मैं हिंदी मीडियम के छात्रों को भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेंगे एक्सप्लेनेशन। हाइपोसेंटर को अवकेंद्र बोलते हैं। कह रहे कि अवकेंद्र जो है एक पॉइंट है, ठीक है, सरफेस, सतह पर,
ठीक है ना, नियरेस्ट टू द फोकस, फोकस के पास होता है कौन, हाइपोसेंटर। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट कह रहा है। हाइपोसेंटर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे पृथ्वी हमारी है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये फोकस होता है। ये पॉइंट क्या है, फोकस है। फोकस, फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां से कि भूकंप स्टार्ट होता है। भूकंप क्या होता है, उसका ओरिजिनेशन वहां से होता है भूकंप का, उसे बोलते हैं ना फोकस। बात समझिएगा आप लोग। तो फोकस, और फोकस पे ही हाइपोसेंटर होता है। फोकस पे क्या होता है, हाइपोसेंटर, जिसे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं हिंदी में, अवकेंद्र बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अवकेंद्र। ठीक है, बात समझ में आ रही है, अवकेंद्र। ठीक है, अवकेंद्र हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि एपी सेंटर, ये बोले कि हाइपोसेंटर क्या है, पॉइंट है सरफेस ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द फोकस। तो ये क्वेश्चन जो है गलत दे रहा है। यहाँ पे हाइपोसेंटर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एपी सेंटर। ये क्या होता है, एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या होता है, ये जो फोकस के ना जस्ट ऊपर होता है। क्या होता है, फोकस के जस्ट ऊपर, इसको बोलते हैं एपी सेंटर, है ना। तो इसी, बस यहाँ पर स्टेटमेंट को गलत कैसे बनाया है, यहाँ पे एपी सेंटर लिखना चाहिए था, लेकिन ये लिख क्या दिया है, हाइपोसेंटर लिख दिया है। हाइपोसेंटर लिखने की वजह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया है। तो मैं पहला स्टेटमेंट काट दे रहा हूं। अब देखो, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। देखो पहला स्टेटमेंट कट हुआ, आते हैं ऑप्शन पे, ये कट हो गया और ये कट हो गया, हमें मिला 2 and 3। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब करें कि वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल। करें कि वेलोसिटी जो है ना, जो वेग है किसकी, अर्थक्वेक की, जो भूकंप की जो तीव्रता है, स्पीड है ना, वो क्या है, हाइयर है डेंसर मटेरियल में। डेंसर मटेरियल मतलब जो जिसकी घनत्व ज्यादा है, जिसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, उसमें क्या है डेंसिटी, उसकी क्या स्पीड ज्यादा है, ये कह रहा है। तो देखो आप लोगों ने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड में क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है। सॉलिड में स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ठीक है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक वेव इज हायर इन डेंसर मटेरियल। मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का समय ले रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो 2 प्रकार की वेव होती हैं, 2 प्रकार की वेव होती हैं, पी वेव, एस वेव। पी वेव और एस वेव। पी वेव जो है ना, वो तीनों में प्रोपगेट करता है, तीनों में चलता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो इंटीरियर पार्ट है, उसमें क्या है कि सब कुछ पाए जाते हैं, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। ठीक है, मैं कभी अगर और भी क्लासेस लेके आता हूँ ज्योग्राफी का, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से पृथ्वी का इंटीरियर है ना, क्रस्ट मेंटल कोर किस तरीके से बना हुआ है, वो हम लोग अब कभी अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। बट यहाँ पे जानते हैं पी वेव और एस वेव। पी वेव क्या है, पी वेव तीनों मीडियम में चलती है, सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी चलती है और गैस में भी चलती है। लेकिन जो एस वेव की मैं बात करूं, एस वेव की बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। ये क्वेश्चन आता है एग्जामों में। ठीक है, तो हम लोग समझ गए। तो वेलोसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ये बिल्कुल सही है। करें अगला क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि पी वेव मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह कि पी वेव तेज चलती है एस वेव से। पी वेव क्या कर रही है, तेज चल रही है किससे, एस वेव से। और क्या कह रहा है, अराइव एट सरफेस ऑफ द अर्थ, पहले पहुंचती है सतह पर पृथ्वी के। तो देखो भाई ये सही स्टेटमेंट कह रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एस वेव सिर्फ सॉलिड चाहिए, इसको सिर्फ क्या चाहिए, एस वेव को सॉलिड चाहिए। और जो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्रस्ट हो गया और मेंटल हो गया और कोर हो गया। तो जो मेंटल होता है ना, ये वाला पार्ट जो मेंटल है, मेंटल में क्या होता है कि लिक्विड पार्ट भी पाए जाते हैं और यहाँ पे सॉलिड पार्ट भी पाए जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों पाए जाते हैं। इस वजह से एस वेव यहाँ पे प्रोपगेट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए पी वेव क्या होता है, फास्टर यहाँ पे पहुंच जाते हैं तेजी से। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये भी सही है, मतलब 2 and 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हम लोग ये कह सकते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 3। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है क्या कि इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल द क्वाटर्नरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 इपोक। जो क्वाटर्नरी जो चतुर्थ कल्प है, ठीक है, जो चतुर्थ कल्प है वो 2 इपोक में बांटा गया है। और बताना है कि इसमें से कौन सा वो 2 इपोक है। ठीक है, तो इपोक के बारे में बताना। देखो इपोक जो होता है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसका एक पार्ट है क्वाटर्नरी पार्ट। क्वाटर्नरी पार्ट इसको यहाँ पे इसका एक पार्ट है। अब क्वाटर्नरी पार्ट में दो आते हैं, जो कि आता है, एक होलोसीन होता है, एक प्लीस्टोसीन होता है। क्वाटर्नरी पार्ट में क्या कहते हैं, होलोसीन और प्लीस्टोसीन। अब देखो होलोसीन क्या होता है, मैं ये बताता हूँ। जो अभी जो करंट ईयर चल रहा है, जो करंट समय चल रहा है, वो होलोसीन का पीरियड है। कौन सा है, होलोसीन का पीरियड है, ये होलोसीन चल रहा है। अब आप लोगों को समझ में प्लीस्टोसीन क्या होता है, तो प्लीस्टोसीन वो समय था, प्लीस्टोसीन वो टाइम पीरियड था जब पूरे वर्ल्ड में
पूरे बर्फ से ढका हुआ था, पूरी पृथ्वी क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी। दैट टाइम वाज द प्लीस्टोसिन। उस समय को क्या बोलते थे लोग, प्लीस्टोसिन बोलते थे उस समय को, जब पूरी पृथ्वी क्या थी, बर्फ से मतलब पूरा ठंडा पूरा इलाका था। जब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, उस जब टेम्परेचर बढ़ते गया और बर्फ पिघलते गई, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जनरेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, और लोग रहना स्टार्ट कर दिए, शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई लोगों की। तो दैट वाज द पीरियड होलोसिन पीरियड। तो होलोसिन पीरियड और प्लीस्टोसिन पीरियड इज द पार्ट ऑफ क्वाटरनरी पीरियड। चतुर्थ कल्प का ये पार्ट है होलोसिन और प्लीस्टोसिन पीरियड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहे क्वेश्चन इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, सही सीक्वेंस में लगाना है इसको, और कह रहे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते क्रम में लगाना है, ठीक है। किसके हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से। जो भी ग्रह हैं, ठीक है, जो भी ग्रह हैं, ग्रहों को उनके घनत्व के हिसाब से, ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से इनको लगाना है कि कौन सा, किसकी ज़्यादा डेंसिटी और किसकी कम डेंसिटी है, इसके हिसाब से लगाना है। तो देखो आप लोगों को पता होगा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हो 6 या 7 की ज्योग्राफी में कि कुछ क्या होती है, इंटीरियर प्लैनेट होती है, कुछ क्या होती है, एक्सटीरियर प्लैनेट होती है। तो जो इंटीरियर प्लैनेट होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो एक्सटीरियर प्लैनेट होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके हिसाब से, बस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इंटीरियर और एक्सटीरियर के ही हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को। तो देखो भाई, इंटीरियर ये मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे सन है कहीं, है ना। अब इधर मरकरी, वेनस, अर्थ, ये हो गया मार्स, ये हो गया जुपिटर। अब इसके बेल्ट में क्या आता है, इसके बीच में आता है एक बेल्ट जिसे बोलते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट। कौन सा बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब जो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर जो इंटीरियर है और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर क्या है, एक्सटीरियर है। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर वाले प्लैनेट क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीरियर प्लैनेट, बाहर को एक्सटीरियर। और जो इंटीरियर प्लैनेट है ना, इसमें क्या है, ये डेंस होते हैं, काफी घने होते हैं ये, ठीक है। और जो एक्सटीरियर है ये थोड़े से गैसियस है। अब गैसियस है, गैसियस होने की वजह से क्या है, ये थोड़े से हल्के होंगे, डेंसिटी कम होगी इनकी। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, कौन से इसमें से, अर्थ। अब अर्थ तो इंटीरियर है, इसका मतलब देखो जुपिटर दिख रहा है यहाँ पे, तो जुपिटर तो होगा नहीं, काट दो इसको। अर्थ अर्थ अर्थ, इसका मतलब कि पहला पॉइंट अर्थ होने वाला है, ये तो सही है। अब हम लोग को ये पता है, हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ का जुड़वा किसे बोलते हैं, अर्थ ट्विन कौन है, वेनस है। अर्थ का ट्विन कौन है, वेनस है। मतलब कि तो वेनस, अर्थ के बाद वेनस कहाँ दिख रहा है, अर्थ के बाद वेनस यहाँ भी दिख रहा है, अर्थ के बाद वेनस यहाँ भी दिख रहा है। अब देखो जुपिटर और सैटर्न, अगर नंबरिंग के हिसाब से हम देखो तो जुपिटर के बाद क्या आता है, सैटर्न आता है। मतलब कि जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, मतलब कि जुपिटर सैटर्न से ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। और घटते क्रम में लगाना, तो पहले जुपिटर आएगा, उसके बाद सैटर्न आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें से कौन सी कोल्ड करंट नहीं है, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, हॉट करंट और कोल्ड करंट के बारे में, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, बेंगुएला और पेरू, ठीक है। अब पेरू कहाँ पे है, पेरू आप लोग को देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पेरू करंट है। अब हमें ठंडी जलधारा नहीं है, मतलब कि इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो क्या है, वो ठंडी जलधारा के होंगे, बस एक जो होगा वो गर्म जलधारा का होगा। कहने का मतलब ये है, मतलब हमें ये खोजना है कि इसमें से कौन सा गर्म जलधारा है। बात समझ में आ रही है। तो पेरू काफी नीचे है, साउथ अमेरिका में आप लोग देखोगे तो पेरू काफी नीचे है। इसका मतलब अब देखो नीचे जाहिर सी बात है यहाँ पे और यहाँ पे, अब लोग पता है कि यहाँ पे अंटार्कटिक, यहाँ पे क्या है आर्टिक। अगर मैं यहाँ पे इक्वेटर की बात करूँ, ये इक्वेटर हो गया, तो अंटार्कटिक आर्कटिक। तो अब यहाँ पे कहीं पेरू पड़ता है ऐसे नीचे में, ठीक है। अब जो ज़्यादा नीचे होगा तो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा होगा, तो ये तो ठंडी करंट है। ये क्या है, ये ठंडी करंट है, तो ये नहीं होगा, ये ठंडी करंट है, ये नहीं होगा, ठीक है। बेंगुआला क्या है, ये भी एक ठंडी करंट है, तो ये भी नहीं होगा। और इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आप लोग देखोगे तो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। अब थोड़ा सा टिल्टेड होने के कारण क्या, वहाँ पे ना, वहाँ पे ये जो इलाका है ये ठंडी का इलाका है, ठीक है। ईस्टर्न सॉरी ये वेस्टर्न वाला क्या है, वेस्टर्न है ना, हाँ वेस्टर्न वाला क्या है, ये ठंडा वाला इलाका है। और जो ईस्टर्न वाला क्या है, ये थोड़ा गर्म वाला इलाका है। तो यहाँ पे ईस्टर्न जो ऑस्ट्रेलियन करंट है ये क्या है, गर्म जलधारा है। ये क्या है, गर्म जलधारा है। कौन, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। बात समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग।
ऐसी बहुत सारी जलधाराएं हैं स्टॉन, जैसे कि कोल्ड करंट और हॉट करंट की बात करें तो, और आप इसमें से बहुत चीज़ों को याद करना पड़ेगा। और देखो मैक्सिमम चीज़ें तो ये है, यहाँ पे जलधारा की बात करें तो कुछ चीज़ें क्या है कि कंट्री के नाम पे, कंट्री और कॉन्टिनेंट के नाम पर ही जलधाराओं का नाम भी पड़ गया है। जैसे पेरू, पेरू कंट्री है, कंट्री के नाम पे, बेंगुएला कंट्री के नाम पे, कैनरी कंट्री के नाम पे। तो ऐसी बहुत सी जलधाराएं हैं जो कंट्री के नाम पे, अगर आपको ये पता है कि ये कंट्री ठंडी इलाके की है कि गर्म इलाके की है, उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ पेट्रोलाइजेशन। कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है पेट्रोलाइजेशन का, ये पाया जाता है प्रिडोमिनेंटली कहाँ पे पाया जाता है, कैसे जंगलों में पाया जाता है। ओके, क्या कह रहा है कि प्रोसेस जो है पेट्रोलाइजेशन का वो कहाँ पाया जाता है, प्रिडोमिनेंटली मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। कह रहे इक्वेटोरियल जंगल में, मॉनसून वाले जंगल में, टाइगा वाले में, या फिर मेडिटेरेनियन वाले जंगल में कहाँ पे पाया जाता है, ये बताना है। पेट्रोलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई पेट्रोलाइजेशन क्या होता है, पेट्रोलाइजेशन को बोलते हैं अंडर एस लाइक। ये एक रशियन वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, रशियन वर्ड है। कौन, पेट्रोलाइजेशन। तो पेट्रोलाइजेशन एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब क्या है, अंडर एस लाइक, अंडर एस लाइक। इसका मतलब क्या हुआ, राख, राख की तरह। ठीक है, मिट्टियां कैसी दिखेंगी, राख की तरह। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ पेट्रोलाइजेशन प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन। ठीक है, तो ये एक सॉइल का एक फॉर्मेशन का प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। कौन, पेट्रोलाइजेशन। पेट्रोलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए सॉइल, इतना आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है ना, ये इक्वेटर, ये टाइगा वाले रीजन में पाया जाता है। टाइगा रीजन, टाइगा फॉरेस्ट में पाया जाता है। और टाइगा जो फॉरेस्ट है कैसा रीजन है, कोल्ड, कोल्ड रीजन है। कोल्ड वाले रीजन में, ठंडे वाले इलाके में पाया जाता है 75 से 70 डिग्री। ठीक है, 75 से 70 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में टाइगा फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये इसका आंसर हो गया। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट क्या होता है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट जो कि मान लो कि ये हमारा पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के ये जो आसपास जो भी है ना, ये जो रीजन है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो। ठीक है, इक्वेटर के पास रीजन को इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। यू कैन से कि ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हो आप। ठीक है, कौन सा रीजन, ट्रॉपिकल। अब मॉनसून फॉरेस्ट, इससे थोड़े से ऊपर जाएंगे हम लोग तो ये मॉनसून फॉरेस्ट आ जाएंगे यहाँ से, यहाँ ये वाले रीजन। ठीक है, ये रीजन क्या है, मॉनसून वाले फॉरेस्ट हो जाएंगे 23.5 डिग्री तक। कहाँ तक, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये मॉनसून वाले रीजन हो जाएंगे। ठीक है, टाइगा मैंने बता दिया ये। ठीक है, मेडिटेरेनियन, आप लोगों ने मेडिटेरेनियन रीजन देखा होगा तो। ठीक है, मैप में तो मेडिटेरेनियन रीजन क्या बोलते हैं हम लोग, वहां पे जो जंगल पाए जाते हैं उसे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मेडिटेरेनियन वाले रीजन में जो जंगल पाए जाते हैं उसे मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल, मॉनसून, टाइगा, ये मेडिटेरेनियन। ओके, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि इसमें से कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन में पाया जाता है, सबसे उत्तरी पार्ट में, उत्तरी भाग में कौन सा पाया जाता है, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मैप का ज्ञान है, मैप के लोकेशन का ज्ञान है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे न्यू दिल्ली, काठमांडू, थिम्पू, ढाका। आपको पता है ढाका क्या है, बांग्लादेश, थिम्पू भूटान, काठमांडू, नेपाल। ठीक है, सबको पता है, ये बात तो पता होगा, हर किसी को पता रहता है, बहुत ही सब क्वेश्चन दिए हुए। अब देखो यहाँ पे सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, अगर आप लोग को मैप में थोड़ा सा निहारोगे ना, थोड़ा सा बस अभी कुछ सेकंड में विजुअलाइज करो कि न्यू दिल्ली को देखो, और फिर विजुअलाइज को उसके सामने से जो अगर ऐसे जा रही, मान लेते हैं यहाँ पे, चलो मैं एक बता रहा हूँ, ऐसे मान लो, समझना ध्यान से। अब मैं थोड़ा सा ऐसे इक्वेटर बना दिया, मान लो यहाँ पे कहीं इंडिया का लोकेशन है। ठीक है, ऐसे मान लो इंडिया का लोकेशन कहीं यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा इंडिया हुआ। ठीक है, ऐसे ये हमारा मान लो दिल्ली हो गया। अब दिल्ली के सामने देखो ध्यान से ऐसे, अब किधर जा रहे हैं, काठमांडू किधर है, भूटान किधर है, और ये ढाका किधर है, बांग्लादेश किधर। तो आप लोग को जब देखने को मिलेगा तो समझ में आएगा कि दिल्ली क्या सबसे टॉप मोस्ट पे दिखेगा आपको। ठीक है, अगर हम लोग इक्वेटर पे देखें तो दिल्ली का जो आता है इक्वेटर, जो हम लोग बात करते हैं इक्वेटर की, इसकी बात करते हैं, लैटिट्यूड की बात करते हैं, किसकी, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कितने आता है इसका, 28.61 है। और काठमांडू का कितना है, 27.71 है। थिम्पू का कितना है, तो ये भी 27.47 है। और ढाका कितना है, 23.81 है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को विजुअलाइज करके करना पड़ेगा ना, कि हर किसी को ये याद नहीं होता है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन रहेगी तो आपका आंसर यहाँ पे न्यू दिल्ली। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, थोड़ी सी बस विजुअलाइजेशन की बात थी और ये क्वेश्चन आपका सही होता और आपको आराम से नंबर मिलता। ठीक है,
आगे बढ़ते क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा सेट ए का क्वेश्चन नंबर है 94। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेट, क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा स्टेट जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का, मतलब कि अग्रणी उत्पादक कौन है मैग्नीज का। मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन है भारत में, ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, ठीक है। तो अग्रणी उत्पादक की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक, इसमें से अग्रणी उत्पादक कौन है किसका, मैग्नीज का। ओके, तो देखो भाई, अगर मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पे अग्रणी उत्पादक कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश क्या है, अग्रणी उत्पादक है, लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, मैग्नीज का। मैग्नीज की बात करें, इसका सिंबल क्या है, एलिमेंट Mn है, ठीक है। इसका नंबर क्या है, 25, ठीक है। इसका नंबर क्या होता है, 25। अब बात करें कि मैग्नीज, इंडिया की सिचुएशन क्या है मैग्नीज में। मैग्नीज की अगर बात करें हम, तो इंडिया की सिचुएशन, हम जो है ना इंपोर्टर हैं। हम क्या है, इंपोर्टर, मतलब कि हम दूसरे देशों से अपने यहाँ मंगाते हैं क्या, मैग्नीज। हम लोग क्या है, इंपोर्टर है, ठीक है, इंपोर्टर, ठीक है। वी आर नॉट एक्सपोर्टर, वी आर इंपोर्टर। ओके, ये बात समझ में आ रही है। अब अगला बात है कि ये हमारे जो अर्थ क्रस्ट में है, अर्थ क्रस्ट में मैग्नीज की क्या परसेंटेज है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका कौन सा नंबर है ना। तो ये जो 12th एबंडेंट है, ठीक है, 12वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन है, ये मैग्नीज है। मैग्नीज क्या है, ये 12वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये एलिमेंट है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। मैंने अर्थ क्रस्ट के बारे में बताया था अभी। ओके, तो 12वां है, और बात ही कितना परसेंट पाया जाता है, तो 0.1%। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो 0.1% पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट में। कौन, मैग्नीज। आई होप कितनी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। हमारा अगला क्वेश्चन है कि माइका जो है कि मेनली कहाँ पाया जाता है, माइका मेनली कहाँ पाया जाता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतलब कि कहाँ पाया जाता है और किस चीज़ों में इसका यूज होता है, हमारा क्वेश्चन ये, किस चीज़ों में यूज होता है। तो देखो भाई, लिखा हुआ फूड एंड बेवरेज, आयरन स्टील, एल्युमिनियम और इलेक्ट्रिक। अच्छा, हिंदी मीडियम की बात करूँ तो माइका क्या बोलते हैं हम लोग, अभ्रक। क्या बोलते हैं हम लोग, अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक आप लोगों ने देखा होगा, कभी पूजा पाठ होता होगा अगर, तो रोरी वगैरह के बाद, चंदन वगैरह के बाद अभ्रक साइन कर चमकता हुआ ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है, उसको ऐसे भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, शायद ऐसा होता है, ठीक है। तो वही अभ्रक है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मेनली यूज होता है, ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है कौन सा, माइका। माइका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, आंध्र प्रदेश। कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में, और भी बहुत सी जगह होते हैं, ठीक है। भारत एक लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का, ठीक है। हमारे यहाँ माइका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बिहार में भी है, बिहार में पतली सी पट्टी है, ठीक है, वहाँ पे पूरा एक पतला सा नैरो जोन है जहाँ पर कि अभ्रक पाया जाता है। झारखंड में भी है, ठीक है, और भी अलग अलग स्टेटों में माइका पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो माइका अच्छे खासे पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, माइका, अभ्रक। ओके ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अकॉर्डिंग टू कोपियंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपियंस के क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन के अनुसार कह रहे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट। कह रहे कि नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है, उत्तरी जो प्लेन है भारत की, कह रहे कि उसमें से किस प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, क्लाइमेट पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि AW, CWG, AMW और DFC यहाँ पे दिया हुआ है किस प्रकार का यहाँ पे क्लाइमेट पाया जाता है। अब देखो भाई, कोपियन जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो कैसे होता है, तो ये प्रेसिपिटेशन के आधार पे होता है, ठीक है। किसके आधार पे होता है, प्रेसिपिटेशन के और टेम्परेचर के आधार पे। किस बेस पे होता है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी वहां पे बरसात हो रही है और
कितना वहाँ का तापमान है उसके आधार पे, और ये मंथली और एनुअली भी देखा जाता है कि मंथली कितनी बरसातें हो रही हैं और एनुअली भी कितनी टेम्परेचर और तापमान है। तो इसके आधार पे क्या है कि कोपेंस के द्वारा इस क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, यहाँ पे एक एक वर्ड का एक एक मतलब होता है। ए का अलग मतलब है, सी का अलग मतलब है, ए का अलग मतलब है, डी का अलग मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी वर्डों का अलग अलग मतलब है और उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। मैं कभी अगर दोबारा वीडियो लेकर के आऊंगा इस टॉपिक पे तो अच्छे से हम लोग एक एक वर्ड्स के बारे में समझेंगे किस तरीके से, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इसका हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है और बाद में एक्सप्लेन किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो ये CWG क्लाइमेट में आता है। किस में आता है? CWG क्लाइमेट में आता है। कौन सा? ये जो कि नॉर्दर्न है, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं। तो अगर AW की बात करते हैं, AW की बात करते हैं तो ये ट्रॉपिकल में आता है। किस में आता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात करता है ये, ठीक है। ट्रॉपिकल एंड वेट, ट्रॉपिकल एंड वेट। CWG की बात करते हैं तो ये क्या करता है? ह्यूमिड की बात करता है, ठीक है। ह्यूमिड, ठीक है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल की बात करता है। ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस यहाँ बता दिया हूँ कि ये AW क्या है? ट्रॉपिकल एंड वेट क्लाइमेट की बात करता है और ये ह्यूमिड, ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल। पता है कि आप लोगों को ट्रॉपिकल के बाद क्या आता है? सब ट्रॉपिकल आता है ना। अगर मैं इस यहाँ पे अर्थ की बात करूँ तो ये जो रीजन है क्या है? ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसके बाद सब ट्रॉपिकल आता है, इसके बाद टेम्परेट आता है, इस तरीके से है ना क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे CWG नॉर्दर्न प्लेन जो हमारा भारत का है ये CWG के अंदर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है, करके विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड, इसमें से कौन सा, दिए हुए में से कौन सा हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ सिलिका के रूप में। सिलिका के सोर्स के रूप में किसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए? ग्लास को मैन्युफैक्चर, मतलब ग्लास को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ऑप्शन फाइन क्ले सॉइल, वुड पाउडर, कोकोनट सेल, सैंड। अच्छा, आप लोगों को क्या ये लग रहा है कि ग्लास बनाने के लिए यहाँ पर वुड का यूज होगा? कतई नहीं होगा। कोकोनट सेल नहीं, ठीक है। अब क्ले सॉइल है ना, कहीं मिट्टी वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई भी जिसको नहीं आता वो भी टिक करके चला जाएगा, इसमें कुछ बताने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और आप लोग पता है कि सिलिका क्या है? क्वार्ट्ज का फॉर्म है, ठीक है। क्वार्ट्ज का एक क्या है? एक रूप है, ठीक है। तो बस ये काफ़ी है इतना इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे ये क्वेश्चन क्या, आई थिंक साइंस का था, ठीक है, बट मैंने ज्योग्राफी में बता दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्वेश्चन नंबर 121 है, हमारा सेट ये जो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, ठीक है, इन्होंने ये प्रूफ किया था कि अर्थ जो है, अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व करती है, मतलब घूमती है चारों तरफ, ठीक है। किसके? सन के चारों तरफ कौन इसमें से घूमती है, और कौन बताया था? ये जो एस्ट्रोनॉमर्स दिए गए हैं इनके बारे में बताना कि किसने ये चीज़ बताया था, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। देखो भाई, यहाँ पे कोपरनिकस ने ये बात कही थी, ठीक है। कोपरनिकस ने ये बात कही थी कि यहाँ पे अर्थ के सन के चारों ओर पृथ्वी और अदर प्लैनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पहली बार इन्होंने कहा था। बट अगर केपलर्स की मैं बात करूं तो केपलर्स ने ये कहा था कि हाँ भाई ठीक है, घूमती तो है पृथ्वी, घूमती तो है चारों ओर, लेकिन एलिप्टिकल पाथ में। कैसे पाथ? एलिप्टिकल, ऐसे देखते हो ना, इस तरीके से पाथ जो होता है एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। तो ये कहा था कि ये एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये बात केपलर्स ने कहा था। तो ये बात भी याद रखनी है, हो सकता है कि बाद में ये पूछ ले कि एलिप्टिकल पाथ की बात किसने किया। तो एलिप्टिकल पाथ की बात किसने किया था? केपलर्स ने बात किया था एलिप्टिकल की बात, ठीक है। और कोपरनिकस हो गया ये, ठीक है। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये 121 हो गया जो कि क्वेश्चन में 12वां क्वेश्चन था किसका? हमारा ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि UN COP27 समिट रिलेट्स टू, जो यूनाइटेड नेशन का जो
कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, ये हिंदी में भी वही लिखा होता है, इंग्लिश में भी वही लिखा होता है, इवन कॉप वहां भी लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, वो किससे रिलेटेड है ये बताना है। अब देखो भाई, ये बात कर रहा है 27वें नंबर की। क्या कर रहा है? 27वें नंबर की। 27 लिखने का मतलब क्या है? 27वें नंबर की बात, मतलब कि अब तक 26 हो चुके हैं, 27वां ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। बात समझ में आ रही है? तो ये 27वां पूछा जा रहा है कि भाई ये किससे रिलेटेड है। तो रशिया यूक्रेन वार, बिल्कुल गलत। ठीक है, टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, नहीं। ठीक है, अब ये क्लाइमेट चेंज, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो यूएन की जो कॉप 27 समिट हुई थी, ये क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। यूएन की कॉप जो समिट होती है, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही होती है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे ये किसका पार्ट है? यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, इसे बोलते हैं हम लोग। अब यूएनएफसीसी की जब मैं बात करूं तो ये कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन 1992। ओके, तो आज यही इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग आगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर कोई भी सुधार चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं, और क्या आप लोग चाहते हैं हम लोगों से। ठीक है, आप लोग की डिमांड क्या है, कैसे वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो जरूर से जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा आपका डिमांड होगा वैसा हम लोग आप लोग को देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।